हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, नेस और ओलंपियाड में आने वाले सामाजिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम अभ्यास प्रश्न पत्र क्लास 8वीं का सप्ताह 7 करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए यंत्र को देखिए, यह क्या दर्शाता है। तो ये हमें यंत्र दिया गया है, ये हमको क्या दिया गया है, एक यंत्र। ये क्या दर्शा रहा है, ये हमको बताना है। तो बच्चों ये क्या दशा, देखो यहाँ पे दिशाएं दी गई हैं आपको, ठीक है। साउथ, ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट। हमको क्या बता रहा है, दिशा। हमें पता चल रहा है कि दिशा का ज्ञान हो रहा है। तो किसकी दिशा का ज्ञान हो रहा है? पवन की दिशा का। पवन की दिशा किससे नापते हैं? इस वाले, अगर ऐसा चित्र आता है आपके पेपर में तो आप कैसे, किसको टिक करेंगे? पवन की दिशा। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम रहता है वायु वेग मापी, ठीक है। वायु वेग मापी। तो पवन की दिशा को किससे नापते हैं? वायु वेग मापी से नापते हैं, ठीक है बेटा। अगर आपसे बोलते हैं कि हवा की गति को किस तरह से नापते हैं, किससे नापते हैं, तो हवा की जो गति होती है, हवा, ये तो देखो हवा की दिशा है। पवन की दिशा को किससे मापा था हमने? वायु वेग मापी से। अब हमको बोल रहे हैं कि हवा की गति, अगर हमसे पूछते हैं कि हवा की गति को किससे नापते हैं, तो हवा की जो गति है या पवन की जो गति होती है उसको बेटा एनामोमीटर से मापते हैं, ठीक है। एनामोमीटर, क्या बोलते हैं? एनामोमीटर, ठीक है। समझ में आया? अब यहाँ पे हमको दिया गया है वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब किससे नापते हैं? देखो यहाँ पे पवन की गति बोली है ना, तो पवन की गति किससे नापते हैं? एनामोमीटर। पवन की दिशा हमने अभी किससे मापी थी? वायु वेग मापी से। और वायुमंडलीय दाब किससे नापते हैं? तो वायुमंडलीय जो दाब होता है उसे बैरोमीटर से नापते हैं। किससे? बैरोमीटर से, ठीक है बच्चों। समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु संयंत्र से संबंधित राज्यों का कौन सा विकल्प सही है? तो परमाणु संयंत्र से जो संबंधित है उनमें कौन कौन से राज्य में परमाणु संयंत्र है, हमको बताना है, ठीक है। तो कौन सा है हमारा? सी, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो महाराष्ट्र में कौन सा है आपका परमाणु संयंत्र? तो महाराष्ट्र में कौन सा है बच्चों? महाराष्ट्र में है तारापुर, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में कौन सा है? नरोरा परमाणु संयंत्र, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा परमाणु संयंत्र है? नरोरा परमाणु संयंत्र, और यहाँ पर तारापुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संघवाद, संघीय व्यवस्था, शक्ति का पृथक्करण, मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता विशेषता है। तो ये किसकी विशेषता है? ये सभी हमारे भारतीय संविधान की क्या है? विशेषता है, ठीक है बच्चों। और हमने बताया था कि भारतीय संविधान जो है वो कब हुआ था, तो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और इस दिन हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए चित्र में भू आकृति की पहचान करें। तो ये वाली जो भू आकृति दिख रही है, ये क्या है? ये पूरा क्या, इसे क्या बोलेंगे हम? ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं हम? ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। और ये जो निकल रहा है ना, उसे हम क्या कहते हैं? लावा। क्या कहते हैं? लावा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न को सुमेल करके सही उत्तर चुनिए। तो हमें सही उत्तर चुनना है। कैस्पियन सागर हमको दिया गया है। कैस्पियन सागर, ज्वार भाटा, सुनामी और सागरीय धाराएं, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इनको सुमेलित करना है। तो बेटा याद रखिएगा, कैस्पियन सागर जो है वो क्या है? सबसे बड़ी झील है, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी झील क्या है? कैस्पियन सागर। सागर लिखा तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। सागर की, या तो ये सागर है, झील नहीं है। तो इस कैस्पियन जो सागर है वो क्या है? सबसे बड़ी झील है। तो देखो वन का ए कहाँ पर है? देखो तो पहले ध्यान से, वन का ए देखो ये है। अब देखो अगर हमें एक भी चीज पता होती है, यहाँ पे वन का डी है, यहाँ पे वन का डी है, यहाँ पे वन का सी, अगर हमको एक भी अगर हमें पता होता तो हम सही ऑप्शन तक पहुंच जाते, ठीक है। तो वन का ज्वार भाटा, ज्वार भाटा क्या होता है? समुद्री जल का क्रमिक उतार चढ़ाव होता है। समुद्री जल ऊपर चढ़ता है फिर नीचे उतरता है, तो इस प्रकार इसे क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। सुनामी क्या होती है? तो सुनामी जो होती है वो क्या होती है? भूकंपीय तरंगे होती हैं, ठीक है। सुनामी, अभी पिछली बार सुनामी कब आया था? तो जो सुनामी है वो क्या है? भूकंपीय तरंगे हैं, ठीक है। जो सुनामी जो नाम है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो नाम जो है वो जापान से लिया गया। अगर आपसे पूछते हैं कि सुनामी नाम कहाँ से आया, तो कहाँ से आया है? जापान से आया, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सागरीय धाराएं। तो सागरीय धाराएं क्या होती है? सागरीय जल सरिता का प्रवाह होता है सागरीय धाराएं। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नीचे दिए गए मानचित्र को देखिए। हमें मानचित्र दिया गया है, छायांकित भाग में कौन सी फसल बहुतायत में उगाई जाएगी। तो देखो यहाँ पे पहले ध्यान से देखो, इधर वाले में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, पानी का सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता कौन सी खेती में पड़ती है, तो चावल में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो नॉर्थ जो अपना साउथ इंडिया है, जो दक्षिणी भारत है, वहाँ पर चावल सर्वाधिक खाए जाते हैं बेटा। ठीक है, तो वहाँ पर ये वाला जो भाग है, जो आपको ब्लैंक वाला दिख रहा है, यहाँ पर कौन सा होगा, चावल की खेती बहुतायत में उगाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप अपनी कक्षा में हैं और भूकंप आता है तो खुद को बचाने के लिए तत्काल आप क्या करेंगे। तो क्या करेंगे, मदद के लिए पुकारेंगे, तब तक तो भूकंप छत गिरी जाएगी, भूकंप में कुछ भी हो सकता है। शिक्षक के निर्देश का इंतजार करेंगे क्या, शिक्षक जो बोलेंगे वो उसका इंतजार करेंगे क्या, कि जहाँ है वहीं शांति में बैठ जाएंगे, जहाँ है वहीं शांति से बैठेंगे, तब तक तो भूकंप आएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। हम क्या करेंगे, अपने सिर को ढक कर उसे बचाएंगे। हमारी जो क्लास रहती है उसमें कहीं टेबल रहती है, कहीं कुछ रहता है, तो उसके नीचे हम टेबल के नीचे बैठ जाएंगे, जिससे क्या होगा, हम अपने सिर को उससे बचा लेंगे। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, अपने सिर को ढक कर उसे बचाएंगे। खुद को बचाने के तत्काल तो यही काम करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले तो खुद को ही बचाना पड़ेगा। तो कहीं टेबल वेबल रखी होगी कुछ भी, तो उसके नीचे हम बैठ जाएंगे, जिससे हमारा क्या होगा, अगर कुछ गिरता भी है ऊपर से तो हमारा सिर मतलब बचने की प्रयास हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उपनिवेशीय शासन के दौरान भारतीय हथकरघा उद्योग के निम्नीकरण के क्या कारण है। तो भारतीय हथकरघा उद्योग क्या होता था बच्चों, जहाँ पर हथकरघा उद्योग में साड़ियाँ बनती थी, शॉल बनते थे, बिस्तर बनते थे, कालीन, साज सज्जा, बहुत सारे जो उत्पाद थे जो कि वो खुद उन्हीं के द्वारा हाथों से बनाए जाते थे, उन्हें हम क्या कहते थे, भारतीय हथकरघा उद्योग। तो उपनिवेशीय शासन के दौरान मतलब कि क्यों इसका निम्नीकरण हो गया, तो देखो मशीनों द्वारा निर्मित सस्ती वस्तुओं का निर्माण, अब मशीन के द्वारा बनाए जाएंगे तो वो शायद थोड़ा सस्ता रहेगा, तो उसके चक्कर में अगर सस्ती चीज़ें आ जाएंगी तो फिर महंगी चीज़ें, तो फिर थोड़ा सा उनका क्या हो जाएगा, स्तर डाउन हो जाएगा। भारत के द्वारा ब्रिटेन ब्रिटेन को निर्यातित वस्तुओं पर भारी करों का आरोपण कर लगा दिए गए। ब्रिटेन ने क्या हो गया, निर्यात करने पर, तो भारत से ब्रिटेन को निर्यात किए जाने वाले कच्चे माल की नीति, और उन्होंने कच्चे माल पर क्या कर दिया, कुछ नीतियां बना दी, तो इससे क्या हो गया, जो हमारे भारत में जो हथकरघा उद्योग चलाते थे, उनको क्या अभी कोई कम कीमत में तो काम नहीं करेगा, जो वो मेहनत करते थे उसका उनको रेट नहीं मिल पा रहा था, तो इससे क्या हो रहा था, तो ये तीनों कारण जो थे वो भारतीय हथकरघा उद्योग के निम्नीकरण मतलब कम होने के कारण थे। ठीक है बच्चों, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए रेखा चित्र में कौन सा जलवायु प्रदेश 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से 10 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच में दर्शाया गया है। तो देखो ये वाला जो भाग है, ये यहाँ से लेकर ये वाला जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं, ये हमको बताना है। तो मैंने बताया था 0 डिग्री पे क्या होता है, भूमध्य रेखा होती है। क्या बताया था आप लोगों को, भूमध्य रेखा। अगर आपने मेरे सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके सोशल स्टडीज सामाजिक विज्ञान की प्लेलिस्ट में सभी ओलंपियाड्स के क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो 0 डिग्री पे क्या होता है, भूमध्य रेखा होती है। तो मैंने आपको और 23.5 डिग्री पे मैंने क्या बताया था, 23.5 डिग्री उत्तर, क्या बताया था आपको मैंने, कि यहाँ पर क्या होती है, कर्क रेखा। ठीक है, और 23.5 डिग्री दक्षिण में क्या होती है, मकर रेखा, वो भी याद रखिएगा। तो ये वाला जो भाग होगा, बीच वाला भाग, वो क्या होगा, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। कौन सा होगा, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत में उपनिवेशिक शासक के दौरान कौन सा एक सामाजिक सुधार हुआ। हमसे बोल रहे हैं सुधार तो बहुत सारे हुए, लेकिन कौन सा एक सामाजिक, समाज में क्या सुधार हुआ। जब जब ब्रिटेन के हम क्या थे, उपनिवेश थे, तो भारत में जब उपनिवेशी शासन चल रहा था तो कौन सा एक सामाजिक सुधार हुआ था, तो कौन सा हुआ था बेटा, उसमें सती प्रथा का अंत हुआ था। ठीक है ना, सामाजिक सुधार हमसे पूछा गया, ये भी ध्यान रखें। डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, ये भी सही है। रेलवे की स्थापना हुई थी, ये भी सही है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहे हैं, सामाजिक सुधार, तो हमें सामाजिक सुधार कौन सा था, सती प्रथा। तो सती प्रथा क्या होती थी बच्चों, सती प्रथा होती थी अगर किसी महिला का अगर पुरुष शांत हो जाता था या मर जाता था तो उसको उसी के साथ में क्या कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। तो इस प्रथा का अंत कब हुआ था, 1829 में हुआ था। किसके प्रयास से हुआ था, तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से हुआ था। ठीक है, राजा राम मोहन राय के प्रयास के से हुआ था, और किसने किया था, तो विलियम वेंटिक ने। ठीक है,
किसने सती प्रथा का अंत किया था? तो विलियम बेंटिक ने। तो ये भी आप उसके साथ में याद रखिएगा, ठीक है। तो सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829। किसके प्रयासों के द्वारा? राजा राममोहन राय के प्रयासों के द्वारा। और किसने बंद किया था? तो विलियम बेंटिक ने इसको बंद करवाया था, ठीक है बच्चों। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।